This call is now being recorded. सेकंड सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में कुछ नए साथी जुड़े हुए हैं, उन सभी का स्वागत है। हम लोग सीधे अपने आज के चैप्टर में शुरू हो रहे हैं। हम लोग का आज का चैप्टर है सेल। हम लोगों ने बीएचबी में पढ़ा था होम्योस्टैसिस सिद्धांत। अब हम लोग आ रहे हैं कि हम लोग सेल के बारे में जाने कि सेल है क्या। जो वैज्ञानिकों की बात थी, तो देखिए सेल का कंसेप्ट कब आया, बहुत बाद में आया। ये मुझे लगता है शायद 1830 के आसपास आया, अभी बिल्कुल बहुत पुराना नहीं है। और हम लोग मान रहे थे, तो जब रिसर्च चल रही थी 1830 के आसपास आया कि वर्चुअली स्ट्रक्चर और फंक्शन इकाई हमारी सेल के रूप में है। ये तब माने गए सिद्धांत रूप में आया। पहले क्या हुआ था, पहले तमाम रिसर्च होती रही, तो हम लोग को 3-5 तरह का क्लासिफिकेशन हुए। उसमें एक सेल के क्लासिफिकेशन में 2 नाम आए थे, मोनेरा और प्रोटिस्टा। ये वहां के नाम थे। सारे नाम लैटिन और इस तरह हैं, आपको इजिप्शियन वाले हैं तो वहां वही नाम थे। तो वो लैटिन है, कोई ग्रीक वर्ड है। तो मोनेरा प्रोटिस्टा 2 थे जो सिंगल सेल वाले थे। फिर मल्टीपल सेल वालों की बात हुई, तो मल्टीपल सेल वालों में क्लासिफिकेशन में 3 और आए, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो हम लोग एनिमेलिया में आते हैं। फंजाई अनेक सेल वाले हुए, फंगस जिसको बोलते हैं हम लोग, और प्लांट वाले जो प्लांट है वो, और मनुष्य में वो जो है एनिमल्स में, तो एनिमेलिया में। तो सिंगल वाले में अमीबा भी था। सिंगल वाले में हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह भी सिंगल सेल वाले में है। वायरस जिसको हम बात करते हैं, ये वायरस हमारा ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है, ये बीच का माना जाता है। ठीक, तो उसके पास कोई अंदर सेल नहीं है। वो एयर में जब है और जब वो आपके शरीर में पहुंच जाता है तो आपके शरीर की ऊर्जा को ही ग्रहण करने लगता है, उसका ये फंक्शन है। तो वो केवल वो वायरस ना तो सिंगल सेल वाला है ना मल्टीपल सेल वाला है, ये हम समझ लीजिए। ये साइंटिस्ट का क्लैरिफिकेशन है और उनका क्लासिफिकेशन है। तो मानव शरीर हमारा कई हजार 100 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं कोशिकाओं से मिलकर बना है, मल्टीपल सेल। अब क्या कहें भाई, सेल को उन्होंने कहा कि प्रत्येक सेल को उन्होंने कहा, जो मॉडर्न साइंस थी वो कहा कि सेल से बनता है टिश्यू से बनता है ऑर्गन, फिर ऑर्गन से बनता है सिस्टम, और सिस्टम से बनता है शरीर। ये उनका बढ़ते हुआ क्रम था। दार्शनिक विचारों में हम लोग क्या करते हैं, उल्टा चलते हैं। दार्शनिक विचारों में हम लोग शरीर से बात करते हैं, शरीर के बाद फिर हम जाते हैं, और अल्टीमेटली हमारा भी जो शरीर के सबसे आंतरिक सतह में जो व्यू पॉइंट है, तो नेचुरली अब साइंस कह रही है तो सेल है, तो हम वहां तक जाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे दार्शनिक विचार है, ये दार्शनिक। लेकिन साइंस ने इसको उल्टा किया कि साइंस ने कहा नहीं, सेल से बना टिश्यू से बना ऑर्गन से बना सिस्टम से बना। तो अब हम उसकी बात कर रहे हैं कि क्यों सेल को कहा गया कि स्ट्रक्चर और फंक्शन इकाई है, क्योंकि जो हम करते हैं वही वो सेल करता है। हम पूरे मनुष्य के रूप में मल्टीपल सेल वाले हैं, करोड़ों ट्रिलियंस वाले, करोड़ों मतलब 100 ट्रिलियंस वाले। अब हमें जो उनमें गुण, हमारा गुण क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। हम क्या करते हैं, एक समूह बना लेते हैं। कैसे समूह बनाते हैं, एक मुखिया हो जाता है, 4 लोग उसका कर्मचारी हो जाते हैं, 4 लोग उसका ऑर्डर मानने के लिए बात हो जाते हैं। जैसे एस्पस है, एस्पस के अध्यक्ष हैं, उनके सब बात मानेंगे।
उनके जो जितने प्रोफेसर है वो बात उनकी मानेंगे, क्योंकि वो अध्यक्ष है। जब तक अध्यक्ष रहेंगे उनकी बात मानेंगे, फिर कोई दूसरा अध्यक्ष आएगा उसकी बात मानेंगे। तो ये जो सिस्टम है, ये दिस इज ऑर्गेनाइजेशन। फिर दूसरा क्या है, इरिटेबिलिटी। कोई हमको थप्पड़ मारे हम रिएक्ट करेंगे ना, हम भागेंगे, हम दूर हटेंगे, या उसको रिएक्ट करेंगे, कोई तो रिएक्शन होगा। तो ये इरिटेबिलिटी है। संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन, हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम कहते हैं जाड़े में हम सिकुड़ जाते हैं और गर्मी में पैर फैला के सोते हैं। तो ये हमारा संकुचन का, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का हमारा वो है। कोई जीव देखिए आप, छोटा सा जा रहा होगा, उसको आप टच करने की कोशिश करिए, वो सिकुड़ जाएगा। वो उसका संकुचन की शक्ति को, इरिटेशन भी है और संकुचन भी है, रिएक्ट भी कर रहा, अपने को छिपा रहा, बचा रहा है। श्वसन, श्वसन क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमको चाहिए भोजन, हमको चाहिए ऊर्जा, जिसकी हम बात कर रहे हैं चाइनीज में और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, हमको चाहिए। तो वो ऊर्जा के लिए हमको श्वसन सिस्टम है, उस सिस्टम से ऑक्सीजन लेते हैं और उसके बाद उससे हम अपनी ऊर्जा बनाते हैं। हम लोग जान रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं और वहां ऑक्सीजन मिलती है, ग्लूकोज मिलती है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रेब साइकिल चलती है। वो क्रेब साइकिल हमको बनाती क्या है, जब भी कोई चीज बनेगी 3 चीजें बनेगी। एक तो रियल प्रोडक्ट होगा जिसके लिए हम बना रहे थे, उसको बनाना चाहते थे। फिर एक वेस्ट प्रोडक्ट होगा और एक बीच का बाई प्रोडक्ट होगा, जरूर होगा हर प्रोडक्शन सिस्टम में। तो बाई प्रोडक्ट उसका हमारा जो बना ऊर्जा, ऊर्जा के लिए हम लोग सारा काम कर रहे थे। तो ऊर्जा हमारी 7 कैलोरी एटीपी अणु के रूप में, 7 किलो कैलोरी के रूप में बनी। वो एटीपी अणु, उसका नाम दिया गया एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये उसका अणु के रूप में हुआ और इसको हम लोग करेंसी बोल देते हैं। तो वहां हो गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वो हमारी जो है वेस्ट है, उसको हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। फिर हमारा जल बन गया, जल को हम लोगों ने, जल हमारा बाई प्रोडक्ट था जिसको हम लोगों ने शरीर में, हमको जल की आवश्यकता हमने ले लिया। तो श्वसन इसलिए, पोषण, अगर न्यूट्रिशन न मिले तो हमने कहा नहीं कि न्यूट्रिशन न मिले तो काम ही नहीं। श्वसन का काम, पोषण काम, सारा काम एनर्जी बनाना। अगर पोषण न मिले तो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो पोषण भी आवश्यक है। उत्सर्जन, हम जो चीज हमारे पास वेस्ट है उसको बाहर निकालना है। वृद्धि, बेटा क्यों, अगर एक सेल का हम जाइगोट एक सेल का होता है, जो हमारे फर्टिलाइजेशन से बनता है, वो जाइगोट एक सेल का है, वो मल्टीप्लाई करता रहता है, वो मल्टीप्लाई, वो वृद्धि बताता है। हमारे ऑर्गन्स डेवलप करते हैं, हमारे सेल्स डेवलप करते हैं। सेल माने एक सेल से 10 से 12, 12 से 14, 15, 20 ऐसे बनते जाते हैं और हमारे सेल्स, हमारा शरीर जो है ग्रोथ करता रहता है, वृद्धि। मेटाबॉलिज्म, जब पोषण लेंगे, जब श्वसन लेंगे तो कोई केमिकल रिएक्शन होगा। कैसे मेटाबॉलिज्म क्या है, प्रकृति में कोई ऐसी चीज ऐसी नहीं है जो हमको उसी रूप में मिली हुई जिस रूप में हम उसको लेना चाहते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं होता। अभी आप देखिए, कोई चीज आप लाते हैं तो उसको पहले सब्जी लाए, आपने उसको छीला, उसको अपने किया, उसको पकाया, कुछ सिस्टम करते हैं ना। तो बॉडी भी ऐसे ही करती है कि बड़े अणुओं को, प्रकृति में बड़े अणु है, उन अणुओं को हमको लेना है और लेकर के अपने शरीर के आवश्यकता अनुसार छोटे अणुओं में विभाजित करना है। यही आपका चैप्स है, यही उसको पहले ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद फिर हमको लगा कि यहाँ से कुछ और 2-4 लोग ऐड हो सकते हैं, तो ऐड करके हम लोग एक नई चीज बना लिया और वही हमारा मेटाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का संयुक्त रूप है। कैटाबॉलिज्म माने ब्रेक करना, एनाबॉलिज्म माने जोड़ना। तो और प्रजनन, प्रजनन माने हम अपनी जाति, मानव जाति जो है, मानव जाति को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे हर जानवर है, पशु पक्षी हैं, सब अपनी जातियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो ये देखे कि यह जाति एग्जिस्ट करती थी। ऐसे हम भी करते हैं, हम भी प्रेजेंट करते हैं कि हम अपने जैसा कोई बना दें। तो ये हमारा, तो ऐसा हम भी कर रहे हैं, वो अमीबा भी कर रहा है, छोटा वाला भी कोई होगा, प्रत्येक सेल करेगा।
तो सेल चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे छोटे करें, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब ये काम करेंगे। कुछ कोशिकाएं फिर क्या होगा, कुछ कोशिकाएं शरीर की आवश्यकता अनुसार विशेष कार्य करने हेतु अनुकूल मॉडिफाई कर लेती हैं। भाई जिनका जो काम है उसे पारंगत हो जाएगा। कोई एडवोकेट है, हमारे यहाँ भी देखिए, कोई एडवोकेट है तो एडवोकेसी में पारंगत हो जाएगा, कोई टीचर तो टीचर वाले काम में पारंगत हो जाएगा। सबसे सब काम की अपेक्षा नहीं कर सकते। वैसे ही उन्होंने कहा कि सिक्रेटरी कोशिका, सिक्रेट करने वाली कोशिका में कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत कम है, रिप्रोडक्शन की जरूरत कम है, कम आवश्यकता हुई। नॉर्मल एक काम है तो सिक्रेट करना, कोई दिखने काम है। फैट सेल्स में संकुचन नहीं होता। फैट सेल अगर संकुचित होने लगे तो बेकार है। तो फैट सेल एक बार बन गए तो बन गए, फिर उनमें संकुचन जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होता नहीं। मसल सेल में, मसल सेल जो आप बनाते हैं इसमें रिप्रोडक्शन नहीं है। आपको ताज्जुब होगा, लेकिन वो है नहीं। कैसे रिप्रोडक्शन नहीं है, रिपेयरिंग है। मसल सेल रिपेयर करते हैं अपने को। तो जो बॉडी बनाते हैं जब, तो उसमें कुछ ब्रेक होती है। जब आप वजन उठाते हैं, जब आप कसरत करते हैं, तो उसमें कुछ आपके सेल्स टूटते हैं, यही वाली मसल सेल टूटती हैं। उन टूटने के बाद क्या होता है, रिपेयरिंग सिस्टम शुरू होता है। तो जो पहला बना, मान लीजिए 1 इंच का एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो अगला बना 1.5 इंच का, तो मसल और हो गई। अगली बार फिर ब्रेक टू हुई तो 1.5 की जगह 2 हो गया, 2 की जगह 3 हो गया, 3 की जगह 4 हो गया। तो यानी आपकी मसल्स बढ़ती रहती है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं है। दिस इज रिपेयरिंग प्रोसेस। रिपेयरिंग प्रोसेस की वजह से आपकी मसल्स बढ़ती हैं, रिजेनरेशन नहीं है। ठीक। और तंत्रिका कोशिका जो हमारे नर्वस सिस्टम में, रिजेनरेशन नहीं है। इसीलिए ब्रेन को, स्पाइनल कार्ड को बड़े प्रोटेक्शन में रखा गया है। जो हम लोग कहते नहीं है कि हमारी स्पाइन, स्पाइन इज नॉट स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो अंदर है उसके ऊपर कितना है, कितना मोटी है हमारी क्रेनियल, जो वो पूरा पूरा हड्डी है। ये हड्डी हमारी जो है कपाल, तो ये कपाल जो है बनी है तो इसलिए, किस लिए, उसके ताकि रिजेनरेशन होता नहीं है। साइंटिस्ट अब ये कह रहे हैं कि जो एक्सॉन है उसके कुछ पार्ट्स में रिजेनरेशन होगा। एक्सॉन, न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे हैं वो, न्यूक्लियस मेन है, न्यूक्लियस में कोई परिवर्तन नहीं, सेल बॉडी में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन रिजेनरेशन मतलब आपका जो सूचना देने का काम है उसमें शायद कुछ रिजेनरेशन हो जाता हो। क्लियर। तो हम लोग वहीं पर बात कर रहे हैं। एक कोश मानव शरीर की स्ट्रक्चर और फंक्शन इकाई है, इसीलिए स्ट्रक्चर में सबसे कम, सबसे छोटी, इसके बाद ब्रेक कर देंगे उसको तो स्ट्रक्चर खत्म। फंक्शनल इकाई माने जो फंक्शन हम करते हैं वही फंक्शन वो करती है, इसलिए उसको स्ट्रक्चर और फंक्शनल इकाई कहा जाता है। ये सेमेस्टर 1 वाले जो नए स्टूडेंट हों, जो नए लोग पहली बार पढ़ रहे हों, ये नोट कर लें, इसको जहन में उतार दें, अपने मस्तिष्क में बिल्कुल कर लें कि स्ट्रक्चर फंक्शन इकाई हमारी सेल है। लेकिन लेकिन सारे सेल, जैसे मैं कहूं कि मैं पुरुष हूं तो मेरा कोई नाम भी तो होगा। मैं जिस घर में रह रहा हूँ हो सकता है उसके नाम पे मेरा नाम हो, कोई घर होगा तो उसका भी कोई नाम होगा। घर तो सबका है, कोई रामाशा लिखा देता है, कोई कृष्ण आश्रम लिखा देता है। तो ये जो नाम है, कॉमन नाउन, वो प्रॉपर नाउन, उसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत अलग अलग जगहों पर सब सेलों के नाम भी अलग अलग संभव है। क्लियर। बोलिए। जी सर। ये याद हो जाए, क्योंकि यही चीज कंफ्यूजन में होती है। अरे सेल है, वहां हम लोग कुछ और बोलने लगते हैं, वहां कहते हैं न्यूरॉन है, कहीं न्यूरॉन बोल देंगे। तो ये जो नाम है वो नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो सेल ही है। उस सेल का स्ट्रक्चर, कोई सेल छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। जैसे कोई आदमी है, कोई 4 फीट का है, कोई 10 फीट का है। एक लेडी अभी 10 फीट की दिखाई जा रही, पता नहीं कहाँ से दिखा रहे हैं, वो 8-9 फीट की दिखाई दे रहे हैं। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से है, लेकिन वो दिखाते हैं कि बहुत लंबी है। वो हो सकता है, हमें लगता है 8 फीट से कम की लगती नहीं नॉर्मली, वो चाहे
एआई का कमाल हो चाहे जिसका हो, एनीवे फिर भी हम लोग बता रहे हैं। तो अब प्रत्येक कोशिका एक महीन झिल्ली सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन एक हल्की सी पतली सी झिल्ली है जिससे ढका हुआ है। क्यों ढका हुआ है? क्योंकि भाई नेचुरली हर आदमी प्रोडक्शन चाहता है, तो वो तो प्रोडक्शन रखा हुआ है, और लेकिन उसमें असंख्य छिद्र है, छोटे छोटे, जैसे हमारे शरीर में है। हमारे शरीर में कुछ छिद्र हैं, हम लोग देखते नहीं है कि उसमें पसीना निकलता है तो छिद्र ही तो है। हम साबुन तेल लगाते हैं, कुछ तो अंदर जाता है, कुछ तेल लगाते हैं तो अंदर जाता है, तो वो है सेल मेम्ब्रेन। वैसे वहां होते हैं विभिन्न डायमीटर के, डायमीटर अलग अलग हैं, उनके द्वार से जो प्रवेश द्वार है, ये इन प्रवेश द्वारों में सबकी अनुमति नहीं है, कुछ ओपन है, ओपन टू ऑल है। जैसे हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति भवन में जाए तो कुछ दरवाजे बंद रहते हैं हमेशा, कहते नहीं गेट नंबर 10 खुला हुआ है, गेट नंबर 8 पे जाइएगा और गेट नंबर 10 से निकलना है, तो 2 ही गेट खुले हुए हैं। वीआईपी कोई आएगा तो उसके लिए गेट नंबर 6 खोल देंगे। तो ऐसे जो गेट हो रहे हैं वो ऐसे ही व्यवस्था वहां भी कि विभिन्न डायमीटर के हैं। इन छिद्रों से क्यों छिद्र हैं? जैसे आपके घर में दरवाजे हैं, उन दरवाजों से आपका भोजन आता है, सब्जी आती है, राशन पानी आता है, आप बाहर जाते हो, आप अंदर आते हो। तो वैसे ही वहां भी कोशिका में पोषण अंदर आएगा, और कोशिका में मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप उत्पन्न तो आपका वेस्ट मटेरियल जो होगा, तो कोई लेने आया सफाई कर्मचारी, तो आप कहते हो ये हमारा कूड़ा है, ले जाओ। तो ये जो ले, ये भी तो है, वो भी वही कहता है कि उत्पन्न तत्व जो भी मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप जो उत्पन्न तत्व है, कुछ तो पोषण के है, कुछ अगर यहाँ से आपको कहीं खाने के लिए भिजवाना हो किसी को सामान, तो भी तो उसी दरवाजे से जाएगा, और वेस्ट मटेरियल भी उसी दरवाजे से जाएगा। तो वही उत्पन्न तत्व जो उसने बनाया, माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाया, किसी ने बनाया, और उसको बाहर भेजना तो इन्हीं से जाएगा, और वेस्ट होगा तो भी से जाएगा। सेल मेम्ब्रेन के अंदर का स्थान साइटोप्लाज्म, साइटो माने हमेशा सेल, CYTO, साइटो माने सेल, प्लाज्म माने ऐसा एक जिसको कहना चाहिए, प्लाज्म है क्या कि जेलेटिनस एक वो है जिसमें थोड़ा सा जल न हो करके बल्कि थोड़ा सा भारीपन उसमें हो, विस्कोसिटी जिसमें अधिक हो, ऐसी चीजों करके वो साइटोप्लाज्म है। वो क्या होता है? उसका काम सुरक्षा देना, नंबर 1, क्योंकि दूसरे 2 ऑर्गन जो ऑर्गेनेल्स है, 2 जो ऑर्गन छोटे छोटे हैं, वो एक दूसरे से भिड़े नहीं, सुरक्षित रहे, और वो तो एक लिक्विड रूप में है, वो उनको हिलने नहीं देगा। तो वो उनका साइटोप्लाज्म है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म कहीं कहीं सेल के अंदर अगर होगा तो उसका नाम न्यूक्लियोप्लाज्म हो जाएगा, और न्यूक्लियस के बाहर जो होगा उसका नाम साइटोप्लाज्म होगा, और अगर टोटल की बात कर लें तो प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। क्लियर? आगे चले। अब केंद्रक, न्यूक्लियस, इसके अंग जो है कितने ऑर्गेनेल्स है उनको देखना है। तो नंबर 1, कोशिका का प्राण डीएनए और आरएनए से मिलकर बना। कोशिका का प्राण है, मालिक है, स्वामी है, घर का मुखिया है, मस्तिष्क है, ब्रेन तक कह देते हैं इसको, इट इज ब्रेन। ये डीएनए और आरएनए से मिलकर बना है। व्हाट आर डीएनए? डीएनए और आरएनए का कंसेप्ट ये है कि जो आपको जीन्स ट्रांसफर करते हैं, आप अपने गुण और दोषों को, वो आपके से अलग अगली पीढ़ी को ट्रांसफर होती है, तो वो डीएनए, वो जीन्स में ही डीएनए में जीन्स होते हैं, तो वो जीन्स के माध्यम से ट्रांसफर होता है, उसमें गुण भी होता है, दोष भी होता है। तो वो एक साइक्लिक वो है, वो आरएनए भी यही काम करता है। आरएनए भी प्रोटीन को कुछ पहचानता है, कुछ को इसमें सिस्टम में, इन डीएनए के फॉर्मेशन में या डीएनए के बनाने में या डीएनए को के कार्य प्रणाली में सहयोग देने के लिए भी आरएनए है। आरएनए 3-4 अलग अलग होते हैं, मैसेंजर आरएनए, तमाम उसके नाम है, वो आप बाद में पढ़िएगा। क्वेश्चन आता है कि ये केंद्रक में आरएनए डीएनए होता है, आप लिखिए सही है। इसमें सेल के सभी गुण अंकित होते हैं और यही सभी सेल के कार्यों का संचालन करता है। केंद्रक
केंद्रक क्या काम करता है, जिस दिन कहेगा भाई काम रोक दीजिए, काम रुक जाएगा। काम आज नहीं होगा, आज नहीं होगा, आज काम शुरू कर दो, शुरू कर दो। इसी के आदेश पर सेल से कार्य प्रारंभ होंगे और सेल में विभाजन होगा। मान लीजिए जिस दिन देखा कि आप बड़े हो गए हो, अब आपको शादीशुदा हो गए हो, अब जाओ भैया अपना घर बनवाओ, अपना घर बनाओ, अब ठीक है। तो आप करते हो ना समाज में, वही काम वो भी करता है कि अब आपकी आवश्यकता नहीं, आप एक जाके दूसरा सेल गठित करिए। तो वो ऑर्डर वो देता है, सहयोगी एक दो लोग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी होते हैं, ये सब सहयोगी होकर के कह देते भैया जाइए और आप अपना विभाजन, सेल का विभाजन भी इसी के आदेश से होगा। संपूर्ण केंद्रक अब अपने को सुरक्षित रखने के लिए महीन झिल्ली इसके पास खुद है, खुद सुरक्षित रखता है, ताकि महत्वपूर्ण आदमी है, सबसे मुखिया है। तो सर ये मान सकते हैं कि जब कोई सेल डेड होता है तो सबसे पहले न्यूक्लियस उसका डेड होगा? हाँ, सेल डेड होना नहीं, ये नहीं कोई आवश्यक है, ये कि न्यूक्लियस डेड होगा तो डेड सब हो जाएंगे। न्यूक्लियस कंट्रोल कोई कर लेगा तो भी न्यूक्लियस का काम खत्म हो जाएगा। अगर कोई बीमारी, कोई बाहर का बैक्टीरिया अगर न्यूक्लियस को कंट्रोल कर ले, यस सर, वो क्या होगा, तो आपका फंक्शन उल्टा होने लगेगा, जो चाहेगा वो होगा, सेल अपना काम नहीं कर पाएगा। ये मैं ये पूछना चाह रही थी कि सर सेल का अगर कोई एक पार्ट डैमेज होता है, छोटा सा ही पार्ट, हाँ, तो अगर वो डैमेज होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर न्यूक्लियस डैमेज होगा तो पूरा सेल डेड हो जाएगा। बिल्कुल श्योर श्योर श्योर, अपने आप ही होता है। वही तो मेन, तो ऑर्डर कौन देगा? जैसे मुखिया को अगर कोई कब्जा कर ले या मुखिया को मार दे तो पूरा घर क्या है, असहाय। बिल्कुल सर, इसलिए पूछा। ओके, थैंक यू। तो ये इस महीन झिल्ली सुरक्षित है और झिल्ली से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से सेल मेम्ब्रेन, एक अब सेल मेम्ब्रेन बाहर का आउटर एरिया है तो वो अपने को कंट्रोल में रखता है। देखिए एक उसने सिस्टम बनाया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अपने को सेल मेम्ब्रेन से सुरक्षित, बाहर जो मेम्ब्रेन थी उससे अपने को जोड़ लिया, यानी निगाह उसकी घर में है और चौहद्दी पे भी है। याद करिए ना, घर में होता है जैसे बाहर चौहद्दी होती है, तो यहाँ बैठा हुआ है लेकिन निगाह उसकी वहां पर है, संबंध जुड़ा हुआ है, यानी जुड़ाव है उसका। इस तरह याद देखिए, चीजों को अपने तरीके से समझिए। ये तो साइंस की भाषा है, उस भाषा में बहुत रस नहीं आएगा, रस तो अपनी भाषा में आएगा। तो अपनी भाषा में कि जुड़ाव उसका वहां तक है, बाहर निगाह वहां रखता है कि नहीं जुड़ा हुआ है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वहां जुड़ा हुआ कि मेरा संबंध वहां से भी है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया अब मालिक हो गया, अब उसको खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया अनिश्चित हुआ, जितनी आवश्यकता है। आप घर में 50 आदमी है तो आपके 4 किचन है, आपके पास 2 आदमी तो 1 किचन है। नहीं, जितनी जिसकी आवश्यकता है ऊर्जा की, उतने माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं, क्योंकि ये पावर हाउस है, बिजली घर है। भोजन बनाने का रसद यहीं से होता है, यही तो भोजन बनेगा। भोजन बने पोषण, जब आप खाना खाएंगे तभी तो आपको लगेगा कि ताकत है, नहीं तो आप कहीं जाएंगे नहीं, मार्केट नहीं जाएंगे। तो ये बिजली घर है जिनमें ग्लूकोज ईंधन को जलाकर, ग्लूकोज को हम लोग ईंधन कहा था ना फ्यूल पहले चैप्टर में, तो उसको ग्लाइकोलिसिस जलाने, ग्लूकोज को जलाने का उस सिस्टम जो है, लिसिस माने, लाइसिस माने LYSIS माने तोड़ना, ब्रेक करना, तो ग्लूकोलिसिस मतलब ग्लाइकोलिसिस माने ग्लूकोज को बर्न करना है, जलाना है, ऊर्जा उत्पन्न करना है इन सपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? तो डीएनए का फॉर्म वही है, मान लो तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसिड और आरएनए का राइबो न्यूक्लियोसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड का आरएनए और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए। क्लियर? आगे चलें, आगे चित्र इसका दिखाएंगे भी आपको अलग अलग। अब जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब आपने भोजन बनाने की व्यवस्था कर लिया कि भाई ठीक है, हम एटीपी अणु बना लेंगे, ऊर्जा बना लेंगे ताकि हम काम करें। आपने कहा था कि एक तो हमको चाहिए ईंधन, एक मालिक कंट्रोलर, एक ईंधन वाला चाहिए। ईंधन के लिए आपने तय कर लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया में आप बना देंगे ऊर्जा। फिर हम लोगों ने कहा था कि एक हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल है, तो वो तो हमारा प्रोटीन है। तो प्रोटीन में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संपूर्ण लंबाई में
बहुसंख्यक माने अनेक 10-20 माइक्रोन डायमीटर के स्ट्रक्चर राइबोसोम धसे रहते हैं। ये स्ट्रक्चर है राइबोसोम। तो हमेशा जब पूछा जाएगा कि प्रोटीन कहाँ बनता है, इसमें प्रोटीन विभिन्न रूपों में तैयार की जाती है, जहां साइंस की भाषा में हमेशा सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो आप उसका अर्थ यही है कि दो चीजों को मिला करके कोई जो बनाते हैं तो वो निर्माण ही करते हैं। तो निर्माण का है, सिंथेसिस आए तो भी वही, निर्माण आए तो भी वही। तो प्रोटीन बनाने का कौन सी जगह है, तो आपको बताना पड़ेगा राइबोसोम। राइबोसोम तो हमारे पास हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया खाना बनाने के लिए, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। राइबोसोम हो गया जिसमें प्रोटीन बना सकते हैं। तो प्रोटीन हमने बना लिया। अब प्रोटीन बना लिया, प्रोटीन तो मान लीजिए कुछ बनी हुई खाना हमने बनाया, आज लड्डू बना लिया घर में किचन में। लड्डू बना लिया, लड्डू को रखें कहाँ, कहीं तो रखना पड़ेगा, कहाँ रखें। तो वो रखने का सिस्टम देखिए, गोल्गी अपरेटस बनाया प्रोटीन और उसको प्रोटीन कहा भैया गोल्गी अपरेटस रख लो, जब जरूरत होगी कोई आएगा तो उसको लड्डू देंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रोटीन निर्माण होने के पश्चात गोल्गी अपरेटस में इकट्ठा हुई और आवश्यकता अनुसार उसने क्या किया, ग्लाइकोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन, मतलब लिपिड वगैरह भी तो है उस पे, सब इन्हीं सब में बन रहा है, यही जो आपका राइबोसोम वगैरह है। तो इनमें ग्लाइकोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन बदलकर शरीर को दे देता है। आवश्यकता पड़ी उन्होंने उसको चेंज कर दिया, पहले दूसरे फॉर्म में रख लिया और फिर भेज दिया उस फॉर्म में, बदल के दे दिया कि भाई आप जाइए ये काम करिए, क्योंकि वहां ईंधन की जरूरत है, वहां बिल्डिंग मटेरियल की जरूरत है। तो बिल्डिंग मटेरियल प्रोटीन है आपका मेन। अब इतना हो गया, तो अब आपको क्या और चाहिए, सब तैयारी आपने कर लिया, आपके पास ईंधन भी हो गया, आपके पास मालिक भी बैठा हुआ है, आपके पास खाना बनाने के भी, आपका लड्डू भी आ गया, सारी व्यवस्था तो हो गई। अब चाहिए आपको कि भैया घर की दरवाजे की पहरेदारी कौन करे। आप तो यहाँ लड्डू खा रहे हो और बाहर से 4 गुंडे आ गए, क्या करोगे। तो उनके लिए लाइसोसोम इन्होंने क्या कहा, सेल में इन अंगक की, इन ऑर्गेनेल्स, इनको अंगक कहा गया, मतलब ऑर्गन बड़े नहीं छोटे से है ऑर्गेनेल्स, इसलिए ऑर्गेनेल्स कहा गया। अंगक की संख्या घटती बढ़ती रहती है, भाई दुश्मन आ गया तो बढ़ा दिया फोर्स, और दुश्मन कम है तो घटा लिया। तो इन अंगक की संख्या घटती बढ़ती रहती है और इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक लाइट, फिर वही लिटिक आया ना, लाइसिस लाइटिक। तो जहां लाइसिस आया वो ब्रेक, ये क्या करेंगे, जो बाहर कोई घुसेगा उनको मार देंगे, उनको खा जाएंगे, पचा जाएंगे। तो जो सेल में घुसे जीवाणु को गला देते हैं उनको ब्रेक कर देंगे, लाइसिस कर देंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। अब एक और इनका फंक्शन है, कभी कभी देखते हैं कि हमारे घर वाले सब काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी काम करते हैं कि अगर कोई देश में कोई एजेंट, बाहरी एजेंट हो गया और वो काम नहीं कर रहा जो उसका काम फंक्शन है, और वो ISI से मिल गया, पाकिस्तान की आर्मी से, तो ऑर्डर लेकर के, कभी कभी सेल से ऑर्डर लेकर के, और कभी सेल का ऑर्डर न भेजे तो भी वो न्यूक्लियस का न भी मिलेगा, ये ब्लास्ट कर देता है अपने को, कि नष्ट कर देंगे सेल को। क्यों, क्योंकि देखा 4 आदमी तो यही दुश्मन हमारे हों, अब तो हमारा जीवित रहना मुश्किल है, ये काम भी नहीं कर रहे हैं और हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो उसने ब्लास्ट कर दिया अपने को, तो वो सेल नष्ट हो जाता है। क्लियर, आगे आगे बढ़े हम लोग। जी सर। जी सर। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे भी हम लोग बहुत से काम है। अब सेल, 4 सेल हमारे पास है, हमने क्या किया, हमारे पास चारों सेल बैठे हुए हैं, हमने एक सेल कहा भैया आप चले जाओ बैंक, पैसा निकाल लाओ, उधर चला गया। दूसरे सेल को हमने कहा कि आप चले जाओ सब्जी लाने के लिए, सब्जी लाने चला गया। तीसरे हमने कहा कि वो हमको 200 रुपया उधार दिया था हमने, वो आज देने के लिए कहा था, जाके उससे ले आओ, तीसरा वहां चला गया।
चौथे कमरे में कहा यार तुम किचन में थोड़ा सा काम कर लो, तो चारों आदमी तो हमारे लग गए काम के। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर स्पेशलाइज काम, और अगले दिन क्या किया हमने, फिर चेंज कर दिया, तुम यहाँ चले जाओ। तो वो कहा कि भाई ये तो काम चलेगा नहीं, हमको तो बैंकिंग सिस्टम ही नहीं मालूम। कल तो आपने भेजा था उनको A को, आज हमको B को भेज रहे हैं, अब हम फिर जाएंगे 2 घंटे हमको फिर लगेंगे। ऐसे ही अपने व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट आया कि हम अपने को एक काम के लिए पारंगत कर लें। तो जब कई सेल हमारे पास हैं तो हम लोगों ने कहा सबका काम बटा दो, बांट दो। तो उस तरह के काम जब बट गए तो एक तरह के सेल जो बने 20, 25, 40, 100, 200 वो टिश्यू कहलाएंगे। दूसरे टिश्यू हो गए, तीसरे टिश्यू हो गए, सारे टिश्यू हो गए। और इन्होंने कहा एक ग्रुप बना लिया कि अपनी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर का सहारा ले रहे हैं। हम अपने को श्रम विभाजन कर रहे हैं, हम सबके कामों को बांट दे रहे हैं। तो ये हम लोगों ने काम कहा ये टिश्यू कहलाए। जो ऐसे सेल एक तरह काम करने के लिए पारंगत हो गए काम के लिए, उनको टिश्यू कह दिया गया। ठीक, तो अब ये 5 प्रकार के उन्होंने कहा, ये प्रकार अलग हो सकते हैं, उससे कोई नहीं। इपिथेलियल हम लोग को उतना समझना है जितना हम लोग का प्रयोग हो, कोई आवश्यक नहीं कि हम लोग पारंगत तो हो नहीं, PhD किसी को नहीं करनी इसमें। हम लोग को जानना है कि हम लोग इसको कभी यूज करना हो तो कैसे करें, बस। इपिथेलियल माने शरीर के अंगों की बाह्य सतह और आंतरिक सतह। भाई इन्होंने कहा कि इपिथेल, ना कि नोट लीजिए, इपिथेलियल नाम है। इपी माने बाहर, थेलियल दूसरे का वो है। तो ये और अंदर आंतरिक सतह पर एंडोथेलियल पाई जाएगी, लेकिन उसका नाम भी इपिथेलियल टिश्यू होगा। क्लियर? टिश्यू तो एपिथेलियल कहलाएगा, नाम तो उसका ये रहेगा। वो अंदर जो आंतरिक सतह है वहां भी ये पाई जाएगी। ऑर्गन ये है, इस एक अंदर भी लेयर होगी, एक बाहर होगी। अंदर के ऑर्गन की बात कर रहे हैं, एक अंदर होगी एक बाहर होगी। तो ये एंडोथेलियल कह जाएगी, एपिथेलियल, लेकिन दोनों का नाम अगर काम कहेंगे तो वो इपिथेलियल टिश्यू ही कहलाएंगे। टिश्यू का नाम इपिथेलियल ही कहलाएगा। ठीक है? तो आंतरिक मतलब शरीर के अंदर हो चाहे शरीर के बाहर, शरीर के बाहर त्वचा है और शरीर के अंदर भी तमाम लेयर बनी हुई हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि वहां ये बना हुआ, यहाँ ये बना हुआ है। तो ऐसे सब का सुरक्षा रखने का काम जो है ये एपिथेलियल टिश्यू करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, ये प्रश्न आता है। अंगों की रक्षा करना, फर्स्ट प्राइमरी वर्क, अंगों की रक्षा करना। दूसरा एब्जॉर्प्शन, कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तीसरा श्रवण, कुछ चीज निकालते हैं, पसीना उससे जैसे निकालते हैं। और उत्सर्जन, बाहर चीज निकाल देते हैं। वही मतलब बाहर कुछ श्रवण माने सीक्रेट करते हैं और कुछ बाहर से निकाल देते हैं। तो मेन इनका वो है धूप से, प्रकाश से, इन सब से रक्षा करना। आंतरिक में बाहर जो कोई अटैक हो रहा है जल से, उनसे कोई बैक्टीरिया है उनसे भी रक्षा करना, ये सब काम इसके हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू नंबर 1। नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू। ये दो सेलों के मध्य ये ब्रिज का काम करते हैं। ब्रिज माने ये दोनों दो चीज रहती है, कोई ऐसा नहीं कि पुल बना हो, लेकिन ये है कि दो सेलों के मध्य ये ब्रिज का काम करते हैं। और ये कई इसके भी अलग कैटेगरी हो गई। अब क्या हो गया, कनेक्टिव टिश्यू में एरियोरल कनेक्टिव टिश्यू, पैकिंग मटेरियल का तरह कुछ होंगे, पैकिंग मटेरियल कर लेंगे। तो पैकिंग जब कर देंगे, आप पैकिंग कर दीजिए तो सुदृढ़ हो जाएगा ना। जैसे कोई किताब भेजनी है और किताब को आप बिल्कुल बढ़िया से उसको पैक कर दीजिए, तो किताब को कोई ऊपर दबा भी देगा तो किताब पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो किताब तो पैक्ड है। तो ऐसे पैकिंग मटेरियल के जो काम करते हैं उनको एरियोरल कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। ये अंगों को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं, जैसे पेशी, तंत्रिका, लिगामेंट। यहाँ कोई है मसल्स है तो मसल के ऊपर बढ़िया से कनेक्टिव टिश्यू लगा दिया तो मसल आपके सुरक्षित हो गई। लिगामेंट्स और वाल्व, वाल्व जहां होंगे तो वाल्व जो वहां पर होंगे तो उन वाल्वों की सुरक्षा आवश्यक है, क्योंकि वाल्व माने आने जाने के दरवाजे हैं वो, तो उन दरवाजों पर भी लगा दिया गया। तंत्रिका माने नर्वस सिस्टम में, लिगामेंट्स में वहां लगा दिया गया।
ठीक है, आगे चले। फिर इलास्टिक, एक थर्ड वाला उसका हुआ सेकंड, इलास्टिक। इसमें इलास्टिक कंटेंट अधिक है, तो ये क्या होगा, अंगों को फैलने में मदद करेगी। अगर इलास्टिक पर यूं खींच लेता है ना, तो इलास्टिक से क्या हुआ, जैसे धमनियों में, वहां धमनी रक्त अधिक आया तो यूं हुआ, फैल यूं, सिकुड़ना, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन होता है। तो धमनियों में तो इलास्टिसिटी ना हो तो वो फैलेगी नहीं, तो वहां पे आवश्यकता है, तो उसको इलास्टिक कह दिया गया। फिर फैटी कनेक्टिव टिश्यू, वसा के भंडार गृह हैं और अधिक संख्या में त्वचा के नीचे और नीचे, जैसे मोटी खाल हो जाती है ना, कहते हैं इतनी बड़ी मोटी खाल है, तो उसका मतलब ये हुआ कि फैटी कनेक्टिव टिश्यू उसके स्किन में अधिक आ गई है। तो जब मोटा चमड़ी हो जाती है तो फिर वो खत्म नहीं होती, वो वही काले धन की तरह हो जाती है। और ओमेंटम में, ओमेंटम माने इस जो एरिया, इसमें ओमेंटम में केवल स्टमक, एलआई, एसआई, लीवर, इन सब के पार्ट होते हैं और इनको वो कवरिंग देती है, तो वो ओमेंटम कहलाता है। तो उस ओमेंटम में भी अगर फैट डेवलप होता चला गया, तो आप देखते होंगे जिसको बहुत से लोग होते हैं, कभी बैठे रहते हैं और पेट बाहर की तरफ निकला रहता है, तो वो क्या, वो वर्चुअली इस एरिया में इतने फैटी कनेक्टिव टिश्यू हो गए हैं कि अब वो खत्म नहीं हो सकते। अब तो वो ऑपरेशन करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों को पाकिस्तानी गाय का किया गया था, है ना। वो पैसा लगता है उसमें, बहुत काफी पैसा लगता है, बड़ा रिस्की भी है, लेकिन पैसा लगता है एनीवे। तो वो ये फैटी कहलाते हैं। फिर एक लिम्फॉइड होते हैं। लिम्फॉइड क्या काम है, हम कहते हैं लिम्फ, हम लोग थोड़ा बहुत तो पढ़े, लिम्फ जो है हमको सुरक्षा के लिए है और प्लस वेस्ट मटेरियल के लिए है। तो इन्होंने क्या, अपना एक लिम्फ सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम, इस सिस्टम को डिफेंस का माना जाता है वो, और उसमें जगह जगह पे चौकियां बना रखी है इन्होंने। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी, अभी ब्लड अभी नहीं पढ़ा, ब्लड में पढ़ेंगे। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करते हैं, वो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ है, जो काम रक्त नहीं कर पाता वहां पर प्रवेश करते हैं, जो वेस्टेज होता है वो उसको निकालते हैं, और वन वे ट्रैफिक है, यानी वो शरीर के बाहर से अंदर की ओर, वो हार्ट की ओर जाता है। और उस सिस्टम में जगह जगह चौकियां बनी हुई, पुलिस चौकी, जिनमें हमारे डिफेंस के सेनानी तैनात रहते हैं। जब कभी आवश्यकता बाहर से दुश्मन हुआ तो ये अपनी संख्या बढ़ा देते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं नहीं कि देखिए, कहते हैं कि भाई हमारा टॉन्सिल बढ़ गया, तो टॉन्सिल इसलिए बढ़ा क्योंकि डिफेंस के लिए चौकी में 10 की जगह 100 पुलिस वाले आ गए, 100 की जगह 1000 पुलिस वाले आ गए, तो टॉन्सिल बढ़ गया। अपना डिफेंस का हमारा सिस्टम है। तो वो कैसे होता है, जिनमें विषाणुओं का प्रवेश आसान होता है, कहां पर होता है, एक नाक में, एक मुंह में। खाना खाएंगे तो चला जाए बैक्टीरिया, नाक में सांस ले रहे हैं, बैक्टीरिया यहाँ घूम रहा है, यहाँ चला गया। तो वो जो चला गया, तो जहां विषाणुओं का प्रवेश आसान होगा वहीं पर पाचन तंत्र में और श्वसन तंत्र में ये रहते हैं। ये लिम्फॉइड कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज और बोन कनेक्टिव टिश्यू, तो ये टेंसाइल, इनमें कार्टिलेज और बोन कनेक्टिव टिश्यू में टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होती है, अधिक, मतलब जैसे लचीले, ये कार्टिलेज तो थोड़ा लचीले होंगे, बोन कनेक्टिव टिश्यू तो लचीले होते नहीं उनमें, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होती है, भार वहन करने की क्षमता अधिक होती है। तो इसमें अन्य ऊतकों की अपेक्षा कोलेजन फाइबर की वजह से उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है। ये होती है। इस तरह 5 तरह के तरीके हुए। आगे बढ़े, बोलिए। हाँ हाँ, बोलते जाइए। प्रतिमा राय। जी सर। कोई तो बोले। मस्कुलर टिश्यू, हम लोग इसको खत्म कर देंगे आज। मस्कुलर टिश्यू, इन ऊतकों का मुख्य गुण कॉन्ट्रैक्शन है। क्वेश्चन आता है, मस्कुलर टिश्यू का मुख्य गुण क्या है, कॉन्ट्रैक्शन आपको लिखना है। क्यों करता है, इसी की वजह से आप चल पाते हो। मस्कुलर टिश्यू में ब्रेन से भेजे हुए आदेश आएंगे और वो आपको गति देंगे। आप दौड़ो, आप भागो, आप पीटो, आप मारो, जो भी काम कहेंगे वो करना पड़ेगा आपको। मानव शरीर में 3 प्रकार के ऊतक हैं। कैसे, ये भी 3 है, स्केलेटल और वाल्व। स्केलेटल माने जो स्केलेटल सिस्टम से, जो हमारे हड्डियों का ढांचा पूरा है, इस सिस्टम को स्केलेटल, जो नहीं, इसी स्केलेटल मसल्स में सूचना ब्रेन से आएगी।
पैरों में, हाथों में, तो इनको वॉलंटरी मसल कहा जाता है। क्यों? वॉलंटरी माने कार्य कीजिए, वॉलंटरी माने आपकी इच्छा पर निर्भर है, इसलिए वॉलंटरी है। स्केलेटल इसलिए, सर बोन और स्केलेटन में क्या अंतर होगा? किसमें? बोन नहीं, बोन स्केलेटल सिस्टम में तो सारी चीजें है ना, मसल्स भी शामिल है ना। बोन में तो केवल बोन है, बोन के उसमें स्केलेटल सिस्टम मैंने पूरा सिस्टम, इस जिसमें बोन भी होगा, मसल्स भी होगा, लिगामेंट्स भी होगा, टेंडन्स सारे होंगे, वो स्केलेटल सिस्टम है। ठीक, बोन उसका एक पार्ट है। क्लियर? तो स्केलेटल वॉलंटरी मसल्स जो जोड़ों पर अस्थियों गतिशील बनाता है। तो ऑर्डर आया कि आप मूवमेंट करिए, तो मूवमेंट करने के लिए गतिशील बनो, तो ये आपका वॉलंटरी कहलाया। अब ब्रेन से, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से गवर्न है, आगे पढ़िएगा आप लोग। अब स्मूथ और इनवॉलंटरी मसल, तो वो आया कि इनवॉलंटरी माने आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है, इसको स्मूथ कहा गया। तो हमेशा स्केलेटल को मानिएगा, स्केलेटल का अर्थ है वॉलंटरी और स्मूथ का अर्थ है इनवॉलंटरी। ये बिल्कुल उसी साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होगा कि स्केलेटल को इनवॉलंटरी होगा ना। स्मूथ को, ये आपके जो आंतरिक ऑर्गन है वो जो चल रहे हैं, वो अपनी गति से चल रहे हैं, उनको आप कंट्रोल आप प्रभावित नहीं कर सकते। वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से अपने आप चल रहे हैं और उसको मालूम है कि वो हार्ट को अपना काम करना है, लंग्स को अपना काम करना है, स्प्लीन को, लीवर को, सबको अपना काम करना है, स्टमक को भी काम, सबको काम करना है। वो इनवॉलंटरी मसल्स कहलाती हैं, जो शरीर के आंतरिक अंगों की संरचना और कार्य में मदद करती हैं। कुछ शरीर में मसल्स इनवॉलंटरी वॉलंटरी दोनों होते हैं, जैसे एब्डोमेन मसल्स वॉलंटरी भी होती है और इनवॉलंटरी भी होती है ना। उसको आप मूवमेंट भी कर सकते हैं, और कुछ उसमें होती है जिसको मूवमेंट आप नहीं करते बल्कि वो अपने आप। क्लियर? कार्डियक मसल्स, बोलिए। हाँ, तुम्हारा बोला कुछ? नहीं सर। देखिए, हमको बैठे बैठे प्रतिमा राय ये मालूम हो जाता है कि किस घर में क्या सब्जी बनी है। बिल्कुल सर, सर ये टाइमिंग है खाना बनाने का, इसलिए हमको मालूम हो जाता है क्या सब्जी बनी है। जहां पनीर की बात चली तो मैं समझ जाता हूँ कि पनीर बन रहा है आज। नहीं? एनीवे, जी सर। गुड। सर सॉरी सर, उस वक्त ना मेरा कॉल आ गया था, मैं समझ नहीं पाई स्केलेटन और बोन में क्या बताया सर आपने? हमने कहा कि बोन जो है, बोन एक उसका पार्ट है, मसल सिस्टम, स्केलेटल मसल सिस्टम का एक पार्ट है। बोन भी उसमें जोड़ता है, लेकिन उसमें स्केलेटल मसल्स भी होती हैं, उसमें टेंडन्स भी होते हैं, लिगामेंट भी, सारी चीजें होती हैं, तो वो पूरा सिस्टम कहलाता है स्केलेटल सिस्टम, और उसका बोन उसका पार्ट है। तो स्केलेटल सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ बोन। क्लियर? ठीक है सर, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में एलआई एक उसका पार्ट हो गया, ऐसे ही बोन एक पार्ट हो गया है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। कार्डियक मसल्स भी इनवॉलंटरी मसल है, ये भी आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करती, अपने आप चलेगी, लेकिन उनको इसलिए थर्ड कैटेगरी में डाला गया है क्योंकि ये इसका फंक्शन क्या है। कार्डियक मसल स्पेशलाइज्ड इनवॉलंटरी मसल है, वो सिंक्रोनाइज होती, एक साथ ही सब सारा करती है, हार्ट का एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन सब। तो उनका सिस्टम है वो भी अलग अलग होता है, एक से दूसरे ब्रांच मिली होती है, इसको ब्रांच बोलते हैं, कि वो ब्रांच शाखाएं एक दूसरे जुड़ी होती हैं, तो इसलिए वो साथ में और बड़ी स्पेशलाइज्ड टफ टाइप की होती हैं, जो जल्दी इतने दिनों तक चले। ये तो इसको भी वही कहते हैं, वॉलंटरी है, स्मूथ ये भी मसल है, बट इनको अलग से कार्डियक मसल की श्रेणी में रख दिया गया है। देखो मेरा क्लास चल रहा है। देन कम टू नर्वस सिस्टम। ठीक है, ठीक। ये फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है, यानी फॉस्फेट और लिपिड, लिपिड माने हम लोग समझते हैं वसा, तो उसका बना हुआ है। इसका भोजन नोट कर लीजिए, मात्र ग्लूकोज होता है, कोई और नहीं, केवल ग्लूकोज चाहिए इसको। इसीलिए जिनको ग्लूकोज की बीमारी है, शुगर बीमारी है, उनका नर्वस टिश्यू
कमजोर होता है, उनका ब्रेन शार्प नहीं रह पाता, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज मिलता नहीं है उनको, इंसुलिन से मिलता है थोड़ा बहुत, इसमें पुनरुत्पादन क्षमता नहीं होती है, इन इम्पल्स को कंडक्ट करने में सक्षम होता है। जो इम्पल्स ब्रेन से सब जगह भेजे जाते हैं, सूचनाएं भेजी जाती हैं, आदेश भेजे जाते हैं, उनको इम्पल्स करने के लिए नर्वस टिश्यू काम करता है। उसके हम लोग तमाम आगे पढ़ेंगे। फ्लूइड टिश्यू रक्त है, लिम्फ है, सर्बोस्पाइनल फ्लूइड, हम लोग पहले बता चुके हैं ना इसको पिछली बार। तो रक्त है, लिम्फ है और सेरेब्रो माने सेरेब्रम, स्पाइनल माने स्पाइन, उनके जो फ्लूइड होता है उसको सीएसएफ कहते हैं। ये क्या करता है, ये आपको वहां ब्रेन को सुरक्षा देता है, वहां न्यूट्रिशन देता है, और जो आपका भार लगभग 1400 ग्राम है उसको 50 ग्राम का कर देता है, इसीलिए आपका सर हल्का मालूम पड़ता है, नहीं तो भारी बहुत है, 1500 ग्राम है, 1400 ग्राम है, 1400 ग्राम है, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में तैरता है इसलिए उसका वजन 50 ग्राम भार का है। ठीक, आगे चले हम लोग कैसे। अब कहते हैं कि भाई हम लोगों ने कहा था कि सेल कैसे स्वस्थ होगा, कि जो अंदर और बाहर का, जैसे बच्चे बाहर अंदर बाहर आ रहे हैं तो उन बच्चों के स्वस्थ, बच्चे अगर 12 हैं, 6 बच्चे इधर 6 बच्चे बाहर, ईसीएफ और आईसीएफ की बात कर रहे हैं, सेल के अंदर सेल के बाहर 6 बच्चे हो गए, एक में 7 हो गए 5 हो गए तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर एक में 12 हो गए दूसरे में 0 तो गड़बड़ है, तब वो स्वस्थ नहीं रहेगा। तो ये कैसे है, ये कैसे होता है, ये समस्थापन होता है कि जो होम्योस्टेसिस क्यों होता है, कि ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है अंदर बाहर आने का, इसको ट्रांसपोर्ट प्रोसेस बोलते हैं। सेल के अंदर और बाहर, सेल से बाहर, सेल के अंदर और सेल के बाहर तत्वों का परिवहन निम्न भाग होता है। कैसे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव माने हम लोग बताएं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलिए, सेकेंड सेमेस्टर के आगे बोले, उनको मालूम होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट माने। शांत, ऐसे नहीं, थोड़ा पार्टिसिपेट बहुत बढ़िया करिए, देखिए सारे स्टूडेंट बड़े सब अच्छे नंबर वाले हैं, 90% वाले हैं सब। एक्टिव ट्रांसपोर्ट माने हुआ है जिसमें सेल की ऊर्जा खर्च होती है। ऊर्जा कहाँ है, कौन सी ऊर्जा है, एटीपी, आपके दौड़ने कूदने में जो खर्च होती है वो ऊर्जा है। और इनमें भी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनका आता है क्वेश्चन कि सोडियम का सक्रिय वहन है कि पैसिव, एक्टिव है कि पैसिव, आपको लिखना एक्टिव। पोटेशियम, कैल्शियम, ये बिना खर्च किए, पैसा खर्च किए नहीं मूवमेंट होता। लेकिन कुछ सिद्धांत फिजिक्स के, उन सिद्धांतों से जो परिवहन होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल भंडारे की तरह है, इसमें पैसा नहीं लगना, जाइए खाना खाइए। कैसे, सेल की ऊर्जा खर्च नहीं होती। कैसे, प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माने हुआ अगर एक टंकी हो, ऊपर भरी हो, याद करिएगा जो लोग घर रहते हैं नीचे वाले में ऊपर, तो नीचे छेद कर दीजिए, बीच में छेद कर दीजिए, ऊपर छेद कर दीजिए, तो किसमें धार अधिक आएगी, बोलिए, नीचे वाले में। यस, नीचे वालों में, क्योंकि उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस है, ऊपर कम है नीचे अधिक है। नहीं, जल का दबाव, यहाँ तो दबाव, यहाँ पर क्या है, यहाँ दबाव जो है कम है, यहाँ दबाव अधिक है, तो इसलिए बहुत नीचे है, वही है। लेकिन अगर बराबर रखा जाए, समान जल दाब, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जितना ही हो, सब में, दोनों में हो, दो तरह की चीजें हो, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दोनों में बराबर हो, तो और दोनों में जो तरल रखा हो वो ट्रांसफर हो सकता हो। अब तरल में क्या होगा, तरल में दो चीजें थोड़ा समझ लीजिए, एक होता है सॉल्यूट, इसको बोले जो घुलता है, और एक होता है जैसे जल है और नमक, तो नमक सॉल्यूट है और जल क्या है, सॉल्वेंट है, और जो बना वो सॉल्यूशन हो गया। ये समझ नोट कर लीजिए कहीं, सॉल्यूट माने नमक, सॉल्वेंट माने जल, और सॉल्यूशन माने जो बना, नमकीन पानी। तो अगर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बराबर है और दोनों, दो जगह, एक इसमें रखा हुआ हो एक इसमें रखा हुआ हो,
दोनों नमकीन पानी हो, एक में अधिक नमकीन हो, एक में कम नमकीन हो, या एक बिल्कुल सरल हो और एक में नमकीन हो। अब आप देखिएगा, और ये दोनों में ट्रांसफर हो सकता हो, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों नमकीन हो जाते हैं ना जी। ये इस सिद्धांत होता है कि जो अधिक नमक जो है, नमक में यहां अधिक कंसंट्रेशन है, तो वो क्या करता है, अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर बढ़ता है। सॉल्यूट माने नमक, यहां सॉल्यूट नमक है, नमक अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर बढ़ता है, अधिक से कम की ओर बढ़ता है। क्लियर? तो इसकी वजह से नमक यहां से चलेगा, उधर तो नमक था नहीं, ये नमक यहां चलेगा और धीरे धीरे करके वो सबको बराबर कर देगा। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो खत्म हो जाएगा, तो दोनों नमकीन बराबर डिग्री के नमकीन हो जाएंगे, बराबर टेस्ट के। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आती है रक्त में है, बाहर फेफड़ों में ऑक्सीजन है, तो रक्त में जब पहुंची वहां पर तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक है, ऑक्सीजन बहुत कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव बहुत अधिक है, तो वो क्या करती, धक्का मार के बाहर चली जाती है, और उधर बाहर जो है लंग्स में ऑक्सीजन अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, बहुत कम होगी, तो वो तुरंत धक्का मार के अंदर चले जाते, तो दोनों यूं हो जाते। ठीक, क्लियर? ये इसका दबाव के माध्यम से होता है। दूसरा फिल्ट्रेशन, ये कह रहे हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए, ऊपर नीचे होगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस होगा, तो फिल्ट्रेशन हो जाएगा। फिल्ट्रेशन माने ऊपर से नीचे को भागना शुरू करेगा, तो जैसे आपको किडनी कैसे छानती है, ऊपर से ब्लड गया, एक छन्नी है, छन्नी से नीचे तुरंत निकल जाता है। जैसे चाय आप क्या छानते हैं, पत्ती छानते हैं ना, तो पत्ती ऊपर जो वो छन्नी होती है उसमें पत्ती रह जाती है और चाय, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस ऊपर से नीचे जा रही है। क्लियर? तो ये इसमें होता है। वैसे होता है यूरिन, वेंट्रिकल में CSF का भरना और नेत्र में, ये सब उसके उदाहरण है। तीसरा ऑस्मोसिस सिस्टम है। एक सेमी परमिएबल माने एक अनुमति, सेमी परमिएबल यानी वो कुछ अनुमति दे रही है, माने छेद छोटे बड़े हैं वो है, ये कहती है कि इतने छेद से बड़े छेद वाले नहीं आ पाएंगे, उसकी बात कर रहे हैं सेमी परमिएबल। तो ये मेम्ब्रेन हो तो झिल्ली के दोनों ओर मौजूद तरल में घुले तत्वों की सांद्रता, वो क्या होता है, एक जो अंदर कोई तत्व घुला होता है किसी विलयन में, तो वो क्या होता है, वो ऐसा एक प्रेशर क्रिएट करता है कि बाहर से कोई आ ना पाए। ये इस प्रेशर को इतना क्रिएट करता है, जैसे आप दरवाजे में खड़े हो और चोर उधर से आने वाले हो, वो 10 हो और आप 5-10 हो, आप भी हो, तो आप उसको धक्का लगाएं, वो भी धक्का लगाएं, तो जो अधिक होंगे या जो ताकतवर होंगे वो खोल देंगे। अगर आप ताकतवर हो तो नहीं खुलेगा, और वो ताकतवर होंगे तो दरवाजा खुल जाएगा। दरवाजे में कोई सिटकनी नहीं है ना, रस्सा कसी टाइप की हो। वैसे ही जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है, अब अगर पानी, अब ये इसमें क्या होता है, जो पानी है वो देखता है कि भाई जहां पर वो है, जहां पर कम है, तो इधर पानी कम मान लीजिए है, तो ये पानी वहां जाना चाहता है, पानी की बात कर रहे हैं, ये पानी जाना चाहता है, ये वो है सॉल्वेंट है, तो पानी अंदर जाना चाहता है। उधर से पानी कम है, किशमिश के अंदर तो पानी कम है, तो उधर थोड़ा बहुत पानी होगा तो वो इधर कम आ पाएगा, ये अधिक घुस जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर क्रिएट करता है अंदर घुस जाने के लिए, बस इस तरह होता है। तो ये हम लोगों का सिस्टम है, इनमें आपकी ऊर्जा खर्च नहीं होती है, तो ये हम लोगों का सिस्टम, ऐसे हम लोग इसको समझ सकते हैं। और हम लोग का 2 चैप्टर हम लोग के पूरे हो गए हैं। कल हम लोग का विश्राम का दिन है, परसों संडे है, इसमें हम लोग का प्रैक्टिकल होगा शाम को 2
2 घंटे हैं, इसमें चाइनीज और आयुर्वेदिक का प्रैक्टिकल शुरू होगा। और फिर हम लोग मंडे से फिर हम लोग फिर शुरू करेंगे। हो सकता है हम लोग आयुर्वेद पे भी शुरुआत करें, आयुर्वेद के भी पॉइंट शुरू करेंगे। तो इस तरह करते करते फिर हम लोग कुछ दिन चलाएंगे सेमेस्टर 1 को, फिर हम सेमेस्टर 2 पे चले जाएंगे। सेमेस्टर 2 भी शुरुआत कर देंगे, फिर सेमेस्टर 2 के बाद फिर सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, दोनों को बैलेंसिंग करते हुए हम लोग चलाएंगे, ताकि आप लोग जो सेमेस्टर 1 के लोग तैयारी कर रहे हों वो उसके उन विषयों को पढ़ें, उनको समझें, जो उसमें शॉर्ट नोट्स बनाने हो वो बना लें। जब उसको पढ़ लेंगे तो आप लोग और थोड़ा सा बढ़िया लगेगा। जो पढ़ के आएंगे तो उतने विषय को पढ़े रहेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। उसी तरह 2 वाले होंगे तो 2 वाले अपने विषय को पढ़ेंगे तो उनमें उनको आसानी लगेगी और धीरे धीरे वो भी अपना पढ़ेंगे। तो हम 1 और 2 को दोनों को बैलेंस करके और एक साथ चलाएंगे और कोशिश करेंगे हम लोग कि फरवरी तक दोनों समाप्त हो जाए। तो जनवरी फरवरी 2 का फिर हम लोग फरवरी के लास्ट तक हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग 3rd सेमेस्टर भी शुरू कर देंगे। तो फिर 2nd और 3rd साथ साथ चलेगा। फिर जब 2nd खत्म हो जाएगा तो 3rd 4th चलेगा। ऐसे हम लोग चलाना चाहते हैं। तो हम लोग इस वीडियो को हम लोग प्रसारित करेंगे और हम लोग कुल मिलाकर के यही कि ज्ञान का था भंडार है, उसमें से जितना हम लोग ग्रहण कर सकें और जितना ट्रांसफर कर सकें, हमारी उपादेयता उपयोगिता उसी में है। और जब तक इस ज्ञान को बढ़िया से ट्रांसफर नहीं करेंगे, बढ़िया से आत्मसात नहीं करेंगे, बाहर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तब तक ना आपका ज्ञान बढ़ेगा, साइलेंट हो जाएगा ना, जंग लग जाएगा। आप ब्रेन का खूब फंक्शन करिए, ब्रेन का खूब इस्तेमाल करिए। जितना इस्तेमाल करेंगे ब्रेन उतना डेवलप करेगा, शार्पन होगा। इसको बोलते हैं शार्पन करना। जैसे हम लोग कहते हैं नहीं, पहले हम लोग नरकुल, याद करिए, नरकुल से जो लोग पढ़े होंगे तो नरकुल करते थे, उसको शार्पन करते थे। अब तो नरकुल रहा ही नहीं। पहले हम लोग लाते थे, उसमें लिखते थे तो उसको तेज करते थे, शार्पन करते थे, और शार्पन करके हम लोग तब लिखते थे। तो वही चीज है, ब्रेन को जितना शार्प करेंगे, जितना उसमें लकीर खींचेंगे, उतना ही ब्रेन और फंक्शनल होगा। और हम लोग इसी बहाने पूरे विधा को और महत्वपूर्ण बनाएंगे और सबके लिए उपयोगी बनाएंगे, सबको जानकारी करने वाला बनाएंगे, सबको ज्ञानी बनाएंगे। मतलब जो ज्ञान है वही, ज्ञानी कोई नहीं होगा, लेकिन जो अज्ञानता से ज्ञान की ओर हम लोग बढ़ेंगे, सब लोग बढ़े एक साथ, तो उससे हम लोग क्या करेंगे, खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विश्राम करते हैं। कल हम लोग मिलते हैं, कल नहीं परसों मिलते हैं हम लोग। नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्कार सर। प्रणाम सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्कार।